So, a very good morning to all of you. How are you, lovely peoples? Hope you all are good. And now I'm here with a very important topic and a very hot topic nowadays going on. That is India-US relationship, or you can say 25% or 50% tariff. We are talking all about these things. And a part of this, इस टॉपिक में हम लोग यूएस के साथ इंडिया के हिस्टोरिकल रिलेशंस के बारे में भी बात करेंगे। उसके साथ साथ यूएस ने इंडिया के ऊपर टैरिफ क्यों लगाया और टैरिफ लगाने की बात बार बार क्यों कर रहा है, और अभी टॉकिंग विंडो जो है वो क्या है, 27 अगस्त की जो एक डेडलाइन दी गई है वो क्या है, इन सब के बारे में हम लोग इस बार देखेंगे। और उसके साथ साथ हम देखेंगे कि इंडिया ने कौन कौन से स्टेप्स लिए और इंडिया कौन कौन से स्टेप्स और ले सकता है इस टैरिफ को काउंटर करने के लिए। उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि रशिया रशिया के साथ हमारे संबंध कैसे रहे हैं, और रशिया हमारा कितना अच्छा दोस्त था, है और शायद आगे भी रहेगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और उसने इस टैरिफ वॉर के लिए क्या किया, तो आइए देखते हैं हम लोग। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि फोटो में भी सबसे पहले पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप साहब, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि रशिया के जो हेड हैं, यानी कि वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर पुतिन साहब, वो भी कुछ बातचीत कर रहे हैं पीएम से। तो आइए और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो कुछ टाइम पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने एक्स प्रोफाइल पर एक मैसेज ड्रॉप किया था, और उसमें कहा था कि भारत जो है वो रशिया से बहुत ज़्यादा ऑयल ले रहा है और उससे ह्यूज प्रॉफिट गेन कर रहा है, और जिसका रिजल्ट ये है कि रशिया उससे जो है हथियार बना रहा है, वेपन्स बना रहा है, और उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल वो यूक्रेन की बेकसूर जनता पर कर रहा है। उसके बाद हम देखते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक और मैसेज लिखा था जिसमें यह कहा गया था, और इंडिया को कहीं ना कहीं एक चेतावनी, एक धमकी दी गई कि अगर भारत ने इसको नहीं रोका तो अभी हमने सिर्फ 25% का ही टैरिफ लगाया है, रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है। अगर मैं टेक्निकल वर्ड्स में कहूं तो इसे रेसिप्रोकल टैरिफ कहा जाएगा। अच्छा, और अगर इंडिया इस पे नहीं रुकता है तो इंडिया पे 25% का और टैरिफ लगाया जाएगा, और ये लगभग 50% हो जाएगा। अच्छा, इंडिया पे 50% टैरिफ का मतलब ये है, रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब ये है कि अगर इंडिया का कोई भी गुड्स, कोई भी सामान अगर यूएस जा रहा है, यूएस में भेजा जा रहा है, तो पहले अगर उसकी कीमत 100 रुपए थी, तो अगर 50% का टैरिफ लग जाएगा या रेसिप्रोकल टैरिफ लग जाएगा तो उसी सामान की कीमत अब 150 रुपए हो जाएगी। तो आप सोच सकते हैं कि जो चीज़ पहले यूएस में या यूएस के लोग यूएस में 100 रुपए में खरीद रहे थे, वही चीज़ अगर 150 रुपए में हो जाएगी तो क्या यूएस के लोग उसे खरीदेंगे या दूसरे ऑप्शंस की ओर जाएंगे? अ- अच्छा, तो अच्छा, यहाँ पे एकदम साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, और आ, कि 25% का टैरिफ तो है ही, साथ में हम लोग कुछ और टैरिफ भी लगा देंगे। और ये हमने इसमें देखा था कि लगभग 27 अगस्त के आसपास तक की यूएस ने डेडलाइन दी है कि हम 50% तक टैरिफ बढ़ा देंगे। तो आइए और आगे देखते हैं। यहाँ पे हम लोग एक चीज और देखते हैं कि इस टाइम पे वर्ल्ड में यूएस ने ब्राजील के साथ साथ भारत भारत पे हाईएस्ट टैरिफ की बात करी है, 50% टैरिफ की बात करी है। ये कुछ कंट्रीज की लिस्ट भी है जिनके ऊपर इन्होंने, यानी यूएस ने टैरिफ की बात करी है, लेकिन इस पूरी लिस्ट में कहीं भी चाइना का नाम नहीं लिया है, कहीं भी शी जिनपिंग साहब का नाम नहीं लिया गया, चाइना का नाम नहीं लिया गया। इसके पीछे शायद लॉजिक ये भी हो सकता है कि पहले जब यूएस ने शुरू शुरू में चाइना पे टैरिफ लगाए, तो जितना टैरिफ यूएस ने चाइना पे लगाए, चाइना ने लगभग उसका 1.5 गुना 2 गुना टैरिफ यूएस पे लगाया। तो चाइना को
अभी यूएस ने एक साइड में रख रखा है, एक कोने में रख रखा है कि भाई आपसे हम बाद में बात करेंगे, पहले इन लोगों से बात करते हैं। ठीक है, आइए और आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग अगर और ज़्यादा प्रिसाइज हों और ज़्यादा डिटेल में देखना चाहें अगर, तो हम देखेंगे कि 30 जुलाई 2025 को यूएस ने 25% टैरिफ की घोषणा की थी, क्योंकि उनका आरोप था कि भारत रशिया से ऑयल खरीद रहा है सस्ते रेट्स पे, और उस ऑयल का यूज़ भारत अपने फायदे के लिए कर रहा है, और उससे जो पैसे मिल रहे हैं उसका यूज रशिया जो है वेपन्स, आर्म्स, एम्यूनेशन में कर रहा है अगेंस्ट यूक्रेन, और वहां के लोगों की मृत्यु हो रही है, ऐसा यूएस का कहना था भाई। ठीक है, और हम अगर देखें तो 6 अगस्त 2025 को यूएस ने फिर घोषणा करी कि हम लोग 25% का एडिशनल टैरिफ भी लगा सकते हैं इंडिया के इंपोर्ट्स पर, और उससे टोटल टैरिफ 50% हो जाएगा। और इसकी इन्होंने एक डेडलाइन भी दी थी 27 ऑफ अगस्त की, कि भैया आपको जो कुछ भी अपने मेजर्स लेने हैं, बातचीत करनी है या जो कुछ भी करना है, आप 27 अगस्त तक कर लीजिए, नहीं तो इसके बाद हम 50% टैरिफ लगा देंगे। आइए और आगे देखते हैं और क्या कहानी है। हाँ, अच्छा, ये सब जानने से पहले कि मतलब कि क्या लड़ाई चल रही है, क्यों लड़ाई चल रही है, टैरिफ की वॉर क्यों चल रही है, ट्रेड वॉर्स क्यों चल रही है, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इस पे क्या एक्शन लिए जा सकते हैं, या कौन कौन सी चीज़ें हैं इसमें, उससे पहले एक बार हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया और यूएस के रिलेशंस पे देखते हैं कि कैसे संबंध भारत और यूएसए के बीच में रहे। हम लोग अगर शुरुआत करते हैं बिफोर इंडिपेंडेंस की, तो अगर हम लोग 1776 की बात करते हैं, अगर हम लोग यानी कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन की बात अगर करते हैं, तो बहुत सारे इंडियन फ्रीडम फाइटर्स जो थे वो अमेरिकन रिवॉल्यूशन से इंस्पायर्ड थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 19th सेंचुरी के आते आते बहुत सारे क्रिश्चियन मिशनरीज, एजुकेशनलिस्ट, सिविल राइट्स, ये सब लोग इंडिया को इन्फ्लुएंस करने लग गए, इंडिया पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालने लग गए थे। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देखें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की अगर हम लोग बात करते हैं, तो यूएस ने ब्रिटेन पर, हाँ, यूएस ने ब्रिटेन पर लगभग 1941 में अटलांटिक चार्टर के द्वारा भारत को अपने पक्ष में लेने के लिए प्रेशराइज किया। उसके साथ साथ आप लोगों को शायद याद हो कि 1942 में 1942 में एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन इंडिया में आया था, जिसका नाम था क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन भी भारत में इसलिए आया था ताकि इंडियंस को ब्रिटिश अपने साथ ले सकें, वर्ल्ड को दिखा सकें कि हाँ भाई इंडियंस भी हमारे साथ हैं। और वो जो 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, वो भी यूएस के जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे, रोजवुड साहब, उन्होंने ही प्रेशराइज किया था ब्रिटिश पीएम को कि आप ऐसा कुछ करिए कि जिससे हम वर्ल्ड को मैसेज दे सकें कि इंडियंस हमारे साथ हैं। ठीक है, हम लोग और आगे की बात करते हैं। हम लोग अगर पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करें, आज़ादी के बाद की बात करें, तो कहीं ना कहीं यूएस ने 1947 में ही इंडिया को इंडिपेंडेंट रिकॉग्नाइज कर लिया था। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं तो जो उसके बाद के पीरियड में हम देखते हैं कि यूएस चाहता था कि इंडिया हमारी साइड रहे, लेकिन इंडिया ने बोला ना तो हम यूएस की साइड रहेंगे, ना ही हम रशिया के साइड रहेंगे, हम लोग नॉन अलाइन रहेंगे, गुट निरपेक्ष रहेंगे। ठीक है, और इसके लिए भारत ने नॉन अलाइन मूवमेंट चलाया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू साहब, सुकंतो साहब और बहुत सारे अफ्रीकन लीडर्स थे। इन सभी लोगों ने मिलकर एक नॉन अलाइन मूवमेंट फॉर्म किया, और लगभग 77 कंट्रीज के आसपास कंट्रीज नॉन अलाइन मूवमेंट का पार्ट रहे। आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ, उसके बाद अगर हम देखें 1950 से लेकर 1953 तक जो कोरियन वॉर हुई, उसमें भी यूएस ने एक्सपेक्ट किया कि इंडिया उनके साथ रहे, लेकिन इंडिया ने मना कर दिया और बोला हम तो नॉन अलाइन रहेंगे, या फिर हम एक साइड में नहीं रहकर हम न्यूट्रल रहेंगे। अच्छा, आप में से सवाल आ रहा होगा, सर नॉन अलाइन मूवमेंट तो 1954 के बाद आया था। हाँ, नॉन अलाइन मूवमेंट 1954 के बाद आया था,
लेकिन इंडिया ने इसकी तैयारी पहले से ही कर ली थी कि हम किसी एक पक्ष के साथ नहीं रहेंगे, हम न्यूट्रल रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अच्छा, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए कि उस जमाने में यूएस जो है, भारत में क्योंकि फूड स्कैरसिटी थी, तो यूएस जो है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के तौर पे फूड एड इंडिया में भेजा करता था। पीएल 480 एक वीट था, एक वीट की क्वालिटी थी, एक वीट का टाइप था जो कि यूएस में जानवरों को दिया जाता था, लेकिन उन लोगों ने हमें भेजा, इंडियंस को भेजा। हाँ, हमारे लिए वो बहुत अच्छा था, हमने उसे यूज किया, क्योंकि भाई जहाँ कुछ नहीं वहाँ कुछ तो इंडियंस को मिल रहा था। तो हम लोग इसको अप्रिशिएट भी करते हैं कि हाँ भाई, यूएस ने हमें फूड एड दिया था। ठीक है, उसके बाद अगर हम 1950s के आसपास की बात करें, तो भारत ने जब बोला कि भाई हम न्यूट्रल रहेंगे, यूएस के साथ हम किसी भी युद्ध में, किसी भी लड़ाई में नहीं हैं, तो यूएस पाकिस्तान की ओर शिफ्ट होने लग गया था। ये देखिए, और पाकिस्तान के साथ उसने बहुत सारी मिलिट्री ट्रीटीज, मिलिट्री अलाइंसेस भी बनाई थी। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो 1962 से 71 तक यूएस और इंडिया के रिलेशंस जो रहे वो फ्लक्चुएटिंग रहे। उसके बाद हम लोग अगर 1962 की इंडिया चाइना वॉर की बात करें, तो कहीं ना कहीं यूएस ने इंडिया को सपोर्ट किया था, टेक्नोलॉजिकली सपोर्ट किया था। लेकिन वहीं अगर हम 1965 वॉर इंडिया पाकिस्तान की बात करें, उस टाइम पे अगर देखें तो यूएस न्यूट्रल रहा था। उसने कहा कि भाई मैं किसी के साथ नहीं हूं, क्योंकि दोनों ने मेरा विश्वास तोड़ा है, मेरा भरोसा तोड़ा है। इसके आगे आते हैं हम, तो ये सब लोग जानते हैं कि 1971 में जब भारत ने बांग्लादेश को लिबरेट करने का अभियान चलाया था, और कहीं ना कहीं बांग्लादेश की जो लिबरेशन आर्मी थी उन्हें सपोर्ट किया था, और बाद में क्या हुआ था सब लोग जानते हैं कि लगभग 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने इंडिया के सामने सरेंडर किया था। और उससे पहले लेकिन एक चीज और हुई थी कि पाकिस्तान के सपोर्ट में यूएस अपनी वॉरशिप जो है वो भेज रहा था। लेकिन वहीं हमारा सबसे अच्छा दोस्त रशिया ने भी कहा कि ठीक है, आप पाकिस्तान के साथ हो तो हम भारत के सपोर्ट में अपनी वॉरशिप भेज रहे हैं। और जब ये सारे इंसिडेंट्स हुए तो यूएस वहीं रुक गया, और अपना दोस्त रशिया भी रुक गया, और कहीं ना कहीं हम लोग ने बहुत आसानी से हम लोगों ने बांग्लादेश को लिबरेट करा लिया, और लगभग 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने सरेंडर किया था इंडियन फोर्सेस के सामने। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फोटो में एक ट्रीटी पे साइन कर रहे हैं पाकिस्तानी जनरल। ठीक है साहब, इसके बाद अगर हम लोग देखें, इसके बाद का जो पीरियड था वो 1971 से 1991 का, ये भी एक कोल्ड वॉर का पीरियड था, जिसमें कि यूएस और रशिया दो अलग अलग सबसे बड़ी पावर्स थी, या दो अलग अलग पोल्स थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो इसके आसपास ही अगर हम लोग बात करें, लगभग 1974 में हुआ क्या था कि न्यूक्लियर इश्यूज उस टाइम पे चल रहे थे, और इंडिया ने अपना पहला सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट किया था, जो कि 1974 में पोखरण में किया गया था, बुद्ध मुस्कुराए या फिर लाफिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा नाम से, और इंडिया उसमें सक्सेसफुल रहा। बट यूएस ने उसका अपोज किया और इंडिया पे कई सारे सैंक्शंस लगाए थे। ठीक है, इसके आगे की अगर हम लोग बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं यूएस के साथ इंडिया ना होकर यूएसएसआर के काफी क्लोज था, रशिया के काफी क्लोज था, और वहीं पाकिस्तान जो था वो यूएसए के क्लोज था, अमेरिका के क्लोज था। ठीक है, हम लोग आगे की बात करते हैं। हाँ, तो अब हम लोग बात करेंगे पोस्ट कोल्ड वॉर की, यानी कि कोल्ड वॉर के बाद, यानी कि 1991 के बाद, 1991 से लेकर सन 2000 तक की हम लोग बात करते हैं। तो भैया 1991 में भारत में आया था एलपीजी रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसकी वजह से बहुत सारी बाहर की कंपनीज आसानी से इंडिया में आ सकती थी, इंडिया में इन्वेस्ट कर सकती थी, और उसी के साथ कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज यूएस की इंडिया में आई और इंडिया के मार्केट को एक्सेस करने लगी। आप लोगों को शायद पता होगा कि यूएस की कोल्ड ड्रिंक्स की
कंपनीज जो थी पेप्सिको वगैरह, वो लोग 1990 के पहले भी इंडिया में आई थी, लेकिन उतनी सक्सेसफुल नहीं हुई थी बिकॉज इंडिया ने अपना मार्केट का एक्सेस उतना ज़्यादा ओपन नहीं किया था। लेकिन 1991 के बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद, एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद बहुत सारी यूएस की कंपनीज इंडिया में आने लग गई थी। ठीक है साहब, इसके बाद की हम लोग अगर बात करते हैं तो 1998 में इंडिया ने पोखरण 2 नाम का एक टेस्ट किया था अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे, और वो ग्रैंड सक्सेस रहा था और इंडिया सुपर पावर्स में से एक बन गया था, न्यूक्लियर पावर बन गया था वर्ल्ड में। और इसके ठीक बाद यूएस ने फिर से इंडिया पे कई सारे सैंक्शंस लगा दिए थे। लेकिन हम लोग अगर बात करते हैं स्ट्रैटेजिकली और डिप्लोमेटिक टॉक्स की, तो उस टाइम के हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री वाजपेयी साहब और बिल क्लिंटन साहब जो थे यूएस के प्रेसिडेंट, इन दोनों लोगों ने आपस में बात करी और पहली बार बिल क्लिंटन साहब आज सन 2000 में भारत आए और भारत के संबंधों में कुछ इंप्रूवमेंट आया यूएस के साथ। ठीक है, इसके आगे की हम लोग बात करते हैं। हम लोग अगर 2000 के बाद की अगर बात करते हैं तो आप लोग एक अटैक हुआ था 9/11 का यूएस में, जिसके लिए इंडिया ने बहुत ज़्यादा टेररिज्म को कंडेम किया था और कहा था कि अगेंस्ट टेररिज्म हम यूएस के साथ हैं और हर संभव सहायता देने के लिए यूएस को हम तैयार हैं। ठीक है, और इसके ठीक बाद भारत ने यूएस के साथ सिविल न्यूक्लियर डील की थी और यूएस ने इंडिया को कहा था कि आप अपने न्यूक्लियर एक्ट में कुछ बदलाव करिए और हम आपके ऊपर लगे हुए सैंक्शंस को धीरे धीरे हटा देंगे। ठीक है साहब, उसके बाद 2008 में भारत के साथ यूएस ने 123 एग्रीमेंट्स पे साइन किया था और उसके बाद हम लोग कुछ रेगुलर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस करने लगे थे, जिसमें ऑपरेशन युद्धाभ्यास, एक्सरसाइज युद्धाभ्यास, ऑपरेशन मालाबार जैसी एक्सरसाइजेस शामिल थीं, जिसमें हमारी देश की सेना और यूएस की सेना साथ में मिलकर युद्ध की प्रैक्टिस किया करती थी, एक दूसरे के साथ युद्ध के वॉर टाइम के एक्सपीरियंसेस, टेक्नोलॉजीज, वेपन्स वगैरह शेयर किया करते थे। आइए और आगे देखते हैं। हाँ, उसके बाद टाइम आता है प्रेसिडेंट बराक ओबामा साहब का, और बराक ओबामा साहब भारत आए थे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ लास्ट में फोटो बनी है जिसमें बराक ओबामा साहब ने हाथ जोड़ के भारतीयों का अभिवादन किया है, और यहाँ से कुछ कुछ इंप्रूवमेंट इंडिया के रिलेशंस में आती है, क्योंकि ओबामा साहब ने यूएनएससी में इंडिया के परमानेंट सीट के लिए भी एडवोकेसी करी थी। उसके बाद टाइम आता है डोनाल्ड ट्रंप साहब का। उनके टाइम पे भी कुछ कहीं ना कहीं कुछ ट्रेड में कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें आ रही थी, लेकिन डिप्लोमेटिक टॉक्स की वजह से और हमारे देश के जो नेता थे, डिप्लोमेट्स थे, उनके आपसी सामंजस्य की वजह से उन सब चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लिया गया और एक ग्रुप बनाया गया जिसका नाम था क्वाड। बेसिकली क्वाड जो है ये इंडो पैसिफिक ओशियन में अगेंस्ट चाइनाज हेजिमनी ये ग्रुप बनाया गया था चाइना को काउंटर करने के लिए। आप जानते हैं क्वाड में इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं। ठीक है, इसके बाद जो टाइम आता है वो आता है जो बाइडेन साहब का, और उस टाइम पे हम लोगों ने बहुत सारी ट्रीटीज, बहुत सारे एग्रीमेंट इन फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट एंड डिफेंस साइन किए थे। ठीक है, उसके बाद 2022 के बाद टाइम आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज का, सबसे इंपॉर्टेंट धमाके का कह सकते हैं, और रशिया और यूक्रेन वॉर का, रशिया यूक्रेन बैटल का, और उसकी वजह से पूरा का पूरा इंडो पैसिफिक रीजन जो है वो डिसरप्ट हो गया था और कहीं ना कहीं ट्रेड पे भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। और भारत ने एक अच्छे दोस्त के नाते शुरू में तो चाहा कि ये लड़ाई बंद हो जाए, और आज भी चाहता है इंडिया कि ये लड़ाई बंद हो जाए। इसके लिए इंडिया ने बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो रशिया के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा है, क्योंकि रशिया ने हमारी हमेशा सहायता करी थी, हमारा एक अच्छा दोस्त था, और डिप्लोमेटिकली हमारे जो एम्बेसडर्स हैं या हमारे जो
हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने भी कहा कि जो चीज़ इंडिया के हित में होगी हम वही करेंगे, बिकॉज जो कश्मीर इशू था उसमें भी रशिया ने भारत का साथ दिया था। यूएनएससी में भी यहाँ तक कि हर बार परमानेंट सीट के लिए रशिया भारत का साथ देता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं भारत और यूएसए के बीच में जो मेजर बॉन्ड्स हैं, ट्रीटीज हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो ये कुछ डिफेंस सिक्योरिटीज हैं, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मतलब एक दूसरे के साथ व्यापार कर रखा है। इनफैक्ट भारत का सबसे बड़ा गुड्स में ट्रेडिंग पार्टनर भी यूएसए ही है, 131 बिलियन डॉलर के ट्रेड के साथ। उसके साथ साथ हम लोग अगर बात करते हैं तो लगभग 4.5 मिलियन यानी कि 45 लाख इंडियन ओरिजिन, इंडियन डायस्पोरा जो है वो यूएसए में आज भी हैं और यूएस की पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनफैक्ट कर सकते हैं, क्या करते ही हैं कहीं ना कहीं। और हम लोग अगर देखें तो इससे पहले की जो हमारे इससे पहले जो यूएस की वाइस प्रेसिडेंट थी वो भी एक इंडियन ओरिजिन लेडी थी जिनका नाम था कमला हैरिस, आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, इसके आगे की हम लोग अगर बात करते हैं तो भारत और यूएसए ने बहुत सारे एग्रीमेंट्स पे, बहुत सारे एग्रीमेंट्स पे, जिसमें कि काउंटर टेररिज्म की बात की गई थी, क्लाइमेट चेंज की बात की गई थी और टेक्नोलॉजी एक्सचेंज की बात की गई थी, इंडो पैसिफिक रीजन की बात की गई थी, ये सब चीजें की। और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अगर हम स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करें तो एक जॉइंट ऑपरेशन है या एक जॉइंट मिशन है इंडिया यूएस का जिसका नाम है निसार। और इसमें इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो और यूएसए की स्पेस एजेंसी नासा दोनों साथ मिलकर इसके लिए काम कर रहे हैं। आइए और आगे देखते हैं। ये कुछ दोनों कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट्स हुए, कुछ टाइज हैं, जिसमें कि सबसे पहले है लिमोवा जो कि 2016 में साइन किया गया, फिर साइन किया गया था कॉमकासा 2018 में, फिर साइन किया गया था बीईसीए 2020 में, और फिर कहीं ना कहीं यूएस ने इंडिया को अपना स्ट्रैटेजिक पार्टनर भी बोला था और स्टेटस फर्स्ट में यानी लेवल 1 में भारत को रखा गया था और मेजर डिफेंस पार्टनर बोला था यूएस ने इंडिया को। ठीक है, उसके साथ साथ यूएस ने भारत के साथ बहुत सारे सप्लाई चेन एग्रीमेंट भी किए थे। और अगर हम बात करते हैं भारत और यूएसए के ट्रेड रिलेशंस के बारे में तो सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट देखने के लिए ये है कि यूएस अभी भी आज भी इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है पिछले 4 सालों से लगातार। ठीक है, 131 बिलियन डॉलर के आसपास का भारत और यूएसए गुड्स में ट्रेड किया करते हैं। इसमें अगर हम लोग एग्रीकल्चरल इंपोर्ट्स की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि भारत यूएसए से 1693 मिलियन डॉलर्स का इंपोर्ट लेता है और भारत कहीं ना कहीं जो है वो लगभग 3472 मिलियन डॉलर का यूएसए को एक्सपोर्ट करता है। और इसमें अगर हम ग्रोथ की बात करते हैं तो पिछले 1 सालों में जो यूएस इंडिया को एक्सपोर्ट कर रहा है उसमें लगभग 49.1% की ग्रोथ हुई है और जो भारत यूएस को एक्सपोर्ट कर रहा है उसमें लगभग 24.1% की ग्रोथ हुई है। इसका मतलब कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर के सेक्टर में ट्रेड दोनों कंट्रीज के बीच में बढ़ा है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं एफडीआई की, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, यानी कि बाहर की कंपनी जब इंडिया में इन्वेस्ट करती हैं, अपनी इंडस्ट्रीज सेटअप करती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करती हैं, कंपनी सेटअप करती हैं, तो वो एफडीआई के अंडर में आता है। अच्छा एक मिनट, इसमें एक और टर्मिनोलॉजी आती है एफपीआई, वो अलग है, वो अलग टर्म है, उसको आप एफडीआई से कंफ्यूज मत करिएगा। तो अगर हम लोग बात करते हैं 2023-2024 में तो लगभग 4.99 बिलियन डॉलर्स या कह सकते हैं लगभग 5 बिलियन डॉलर्स के आसपास का एफडीआई यूएस ने इंडिया में किया और कहीं ना कहीं यूएस जो है इंडिया का 3rd लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई रहा। इसके आगे हम लोगों ने
ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है 131 बिलियन का दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड है, जिसमें कि लगभग 41.8 बिलियन डॉलर यानी कि लगभग 42 बिलियन डॉलर्स के आसपास यूएस हमें एक्सपोर्ट करता है और लगभग 87.4 बिलियन डॉलर्स के आसपास हम यूएस को गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं। और इस चीज से यह भी पता चलता है कि इंडिया 45 बिलियन डॉलर के ट्रेड सरप्लस में यूएस के साथ है। ठीक है, आइए और आगे देखते हैं। अच्छा, और दोनों कंट्रीज ने कहीं ना कहीं स्मॉल और मीडियम सेक्टर इंटरप्राइजेस जो है उनके लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए, कॉटेज इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे एग्रीमेंट्स पे भी साइन किया है। और रिसेंटली आप लोगों को पता है गुजरात और आसाम में सेमीकंडक्टर की यूनिट्स भी बनी हैं और यूएस और इंडिया ने ग्रेटर कोलैबोरेशन इन फील्ड ऑफ सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी की बात करी है। इस पे भी कई सारे एग्रीमेंट्स दोनों कंट्रीज के बीच में साइन किए गए हैं। ठीक है, हम लोग और आगे देखते हैं। अच्छा, ये मैं आप लोगों को एक टेबल के थ्रू दिखाना चाहता हूं कि कुछ कुछ भारत ने बदलाव किया है, कुछ कुछ यूएस के प्रेशर में कहीं ना कहीं ये जो आप टैरिफ वॉर देख रहे हैं, टैरिफ जो भी चल रहा है, कहीं ना कहीं यूएस का प्रेशर बहुत पहले से भारत के ऊपर रहा है। जी हाँ, हम चाहे बात करें कि जब भारत रशिया से S-400 ले रहा था, या भारत जब पर्शिया के साथ, या कह सकते हैं कि ईरान के साथ जब ट्रेड कर रहा था, उनसे ऑयल खरीद रहा था, तो उस समय भी यूएस ने सैंक्शंस की बात करी थी। लेकिन आप बातें हुई, डिप्लोमेटिक टॉक्स हुई, जिसकी वजह से भारत को ये सारे ट्रेड्स में छूट दिया गया था और भारत के ऊपर किसी तरह का सैंक्शन नहीं लगाया गया था। अच्छा, ये जो टेबल आपके सामने उसमें देख सकते हैं हम लोग, ये टेबल जो है 2024 की है। ये जो ग्राफ है ये नवंबर महीने का है और ये जो ग्राफ है ये दिसंबर महीने का है। अच्छा, इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज और क्लियर करता हूं कि भारत को जितनी भी क्रूड ऑयल की जरूरत है, मान लीजिए कि अगर 100 क्रूड ऑयल की जरूरत है, तो उसमें से 88% क्रूड ऑयल जो है भारत बाहर की कंट्रीज से इंपोर्ट करता है। ठीक है, 12% के आसपास क्रूड ऑयल जो है इंडिया अपना खुद ही बनाता है, डोमेस्टिकली वो लेकर आता है। कहाँ कहाँ से लाएगा? अरे हमारे पास आसाम में यूनिट है, बॉम्बे हाई है, राजस्थान का बाड़मेर जैसलमेर वाला रीजन है ना। तो यहां से हम अपना 12% जो रिक्वायरमेंट है 100 में से वो हम लोग लेते हैं और 88% हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं। और इस 88% में से लगभग हम लोग 38% के आसपास ऑयल जो था, क्योंकि रशिया ने बोला कि हम आपको चीपेस्ट ऑयल देंगे और साथ में आपको डॉलर देने की जरूरत नहीं है, हम इंडियन रुपीस में ही देंगे आपको। तो भारत ने लगभग 38% ऑयल नवंबर महीने तक लिया, लेकिन शायद कुछ यूएस का प्रेशर रहा हो या कुछ और बातें रही हो कि भारत ने दिसंबर आते आते इसे घटाकर लगभग 31.5% ही रखा। ठीक है, हम लोग और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कुछ बातें। तो अगर हम यूएसए और इंडिया के बीच में इंटरनेशनल कोऑपरेशंस की बात करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे इंडिया और यूएस सेम प्लेटफॉर्म शेयर करते हैं, जिसमें G20 हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, यूएन हो गया। ये सारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है आसियान। आसियान का भारत भी मेंबर नहीं है और यूएस भी मेंबर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग, ये दोनों ही कंट्रीज स्पेशल इन्विटीज हैं या डायलॉग पार्टनर्स भी हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोग अगर देखें तो यूएसए ने 2021 में जब भारत को यूएनएससी की नॉन परमानेंट सीट ऑफर हुई थी, तो यूएस ने उसे भी वेलकम किया था। और वक्त आने पर बीच बीच में टाइम टू टाइम यूएस अब भारत की यूएनएससी की परमानेंट सीट को भी सपोर्ट किया करता है और उसकी बातें भी करता है। ठीक है, इसके आगे अगर हम लोग बात करें तो अगर हम
अगर हम इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की बात करते हैं तो इसमें यूएस जो है वो डायलॉग पार्टनर है और इंडिया इसका मेंबर है। तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं बेसिकली भारत के साथ यूएस शेयर करता है, जिसमें एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है क्वाड, जिसकी हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं अपने प्यारे दोस्त रशिया की, कि उनके साथ हमारा ट्रेड रिलेशंस कैसा है, हम लोग कैसे संबंध उनके साथ रखते हैं। यहाँ पे मेनली हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, मैं आपको एक रफ आइडिया ही दूंगा। भारत और रशिया के बीच में लगभग 68.7 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड किया जाता है, जिसमें मैं आपको बता दूं कि अगर मैं एनर्जी सिक्योरिटी की बात करता हूं तो लगभग 35% के आसपास ऑयल जो है इंडिया रशिया से इंपोर्ट कर रहा है। और अगर डिफेंस कोऑपरेशन की बात करूं तो आप सभी जानते हैं कि रशिया इंडिया का सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर है, जिसे कि अभी तक ना फ्रांस ब्रेक कर पाया है, ना यूएसए ब्रेक कर पाया है, ना यूके ब्रेक कर पाया है। ठीक है, हम लोग और आगे आके देखते हैं इसमें और कौन सी चीजें हैं। तो इसमें बहुत सारी फॉरेन पॉलिसीज की बात की गई है, जिसमें हमेशा से रशिया ने जो है इंडिया का सपोर्ट किया है। और रशिया जो है भारत के साथ जो और देशों के संबंध है, लेट्स से अगर हम चाइना की बात करते हैं तो भारत और चाइना के संबंधों को बैलेंस करने का काम भी रशिया ने कहीं ना कहीं किया है। और ग्लोबली इंडिया के रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने में भी रशिया का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ रशिया ने इंडिया के यूएनएससी में परमानेंट सीट के लिए भी बहुत ज़्यादा वकालत करी है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स मारे हैं। और इंडिया के साथ साथ रशिया बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें वो सेम प्लेटफॉर्म शेयर करता है। लेट्स से यूएन हो गया, G20 हो गया, ब्रिक्स हो गया, एससीओ हो गया, इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस में भी इंडिया और रशिया साथ ही प्लेटफॉर्म शेयर करते हैं। आइए और आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अभी रिसेंटली रशिया के प्रेसिडेंट श्री पुतिन साहब ने एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा कि आप इंडिया पे टैरिफ लगा रहे हैं, मुझे ये बात समझ में आती है, लेकिन अगर प्रॉब्लम रशिया से ही है तो रशिया और यूएस का के बीच का जो ट्रेड है वो 20% तक इंक्रीज हो गया है जब से डोनाल्ड ट्रंप साहब पावर में आए हैं। मैं अपनी बात फिर रिपीट कर रहा हूं, पुतिन साहब ने, व्लादिमीर पुतिन जो कि रशिया के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बात बोली है कि ट्रंप साहब के आने के बाद से ही रशिया और यूएसए के ट्रेड में 20% की ग्रोथ हुई है। तो इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लगाने का क्या मतलब है? ये डबल गेम जो यूएसए खेल रहा है, इसका रीजन इस पे शांत। आइए और आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं। अच्छा, बेसिकली अगर हम बात करते हैं इंडिया और यूएसए के बीच में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उस पे हम बात करते हैं। तो यूएस ने जब भारत के ऊपर टैरिफ इम्पोज कर दिया तो उससे जो है इंडियन गुड्स जो है वो लेस कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। मैंने आपको बताया था कि 100 रुपए का सामान 150 रुपए में हो जाएगा, तो भारत के गुड्स को कौन खरीदेगा? यूएस के लोग या यूएस की कंपनीज जो है, जो और बेहतर ऑप्शंस हैं वो खरीदेंगे, जो 150 रुपए में ना हो के 125 रुपए में, 120 रुपए में या 100 रुपए में, मतलब 150 रुपए से कम वही माल अगर कोई और कंट्री दे रही होगी तो यूएस के लोग, यूएस की कंपनीज वो खरीदेंगे और इंडिया का जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो लेस कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ हम देखते हैं कि यूएसए के साथ इंडिया की कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का जो वॉर चल रहा है, जो कॉन्फ्लिक्ट आज चल रहा है, उसमें स्पेशल 301 जो रिपोर्ट है उसमें अभी भी भारत को शामिल किया गया है, भारत को उसमें से निकाला नहीं गया। तो ये भी एक बहुत बड़ी कहीं ना कहीं दिक्कत है, प्रॉब्लम है। और ये सारी जो प्रॉब्लम्स थी, इसकी वजह से यूएस ने जो इंडिया को जीएसपी, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस दे रखा था, कहीं ना कहीं उस पे भी यूएस ने रोक लगा दी। और कहीं ना कहीं जो भारत और यूएस के संबंध थे वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो रहे हैं।
ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं वीजा और इमिग्रेशन पॉलिसीज जो थी उसे भी काफी टाइट कर दिया गया था। H1B1 वीजा को देने में बहुत ज्यादा यूएस ने दिक्कत करी और इंडियंस को बहुत ज्यादा इसमें एफर्ट्स करना पड़ा था। ठीक है। उसके साथ साथ हम लोग बात करते हैं कि जब इंडिया ने सीएए बिल के बारे में बात किया था, सीएए एक्ट के बारे में बात किया था, तो उस टाइम पे यूएस ने उसे अपोज किया था और कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज भी किया था। और उसके साथ साथ हम लोग बात करते हैं कि यूएस हमेशा से रशिया और पर्शिया या ईरान के साथ भारत के संबंधों को क्रिटिसाइज करता है और वो नहीं चाहता कि भारत रशिया और ईरान के साथ संबंध रहें और हमेशा इंडिया को सैंक्शंस लगाने की धमकी दिया करता है। इसके आगे हम लोग बात करते हैं। अ, अब हम लोग बात करते हैं कि यूएस ने इंडिया के ऊपर टैरिफ क्यों लगाया, उसका रीजन क्या है। तो भैया सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि कहीं ना कहीं यूएस जो है ट्रेड डेफिसिट में है, लगभग 45 बिलियन डॉलर्स के गुड्स में। अगर हम गुड्स के केस में बात कर रहे हैं तो भारत और यूएस में यूएस जो है वो ट्रेड डेफिसिट में। अरे भैया ये तो व्यापार है, ट्रेड है, इसमें तो कोई भैया बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करेगा, कोई कुछ कम एक्सपोर्ट करेगा। इसमें नाराज होने की क्या बात है यार कि आप उसकी वजह से आपने इंडिया पे टैरिफ लगा दिया, ये क्या है। तो आइए, और भी बहुत सारे रीजंस हैं, आइए हम लोग देखते हैं कि उसमें और कौन सी चीजें हो रही। अच्छा, उसमें बहुत सारा ये भी इशू है, मार्केट एक्सेस का भी इशू है कि भैया इंडियन एग्रीकल्चरल गुड्स जो हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं, उस पे भी कहीं ना कहीं यूएस ने रोक लगा दी है। और स्पेशली अगर हम फार्मास्यूटिकल्स की बात करें, मेडिकल डिवाइसेस की बात करें, तो उस पे भी कहीं ना कहीं यूएस हर्डल डाल रहा है, बैरियर डाल रहा है। ठीक है। और कहीं ना कहीं हम ये भी देख रहे हैं कि रशिया वाला फैक्टर भी बहुत ज्यादा इस पिक्चर में है, क्योंकि इंडिया शुरू से ही रशिया को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और इससे यूएस काफी नाराज है। ठीक है। इसके इसके बाद हम लोग ये भी बात करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक पॉलिसी लाए जिसमें कहा था अमेरिका, अमेरिकन्स फर्स्ट, सबसे पहले अमेरिका। तो ये लोग सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, अमेरिकन्स के बारे में सोच रहे हैं, अमेरिकन्स के बेनिफिट के बारे में सोच रहे हैं, और ये सब सोच के भी इन्होंने कहीं ना कहीं टैरिफ लगाया है। ये सब बहुत ही मतलब, मैं ये नहीं कहूंगा कि एक बेतुका से एक रीजंस हैं, लेकिन हाँ कुछ तो है, कुछ तो है। इसके आगे की अगर हम लोग बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो ये इन्होंने अमेरिका के साथ इंडिया ने एक ग्रुप बनाया था क्वाड, उसमें रिलेशनशिप में भी कहीं ना कहीं हैम्पर हो रहा है। और ये जो मतलब ये जो टैरिफ लगाया गया है, इससे कहीं ना कहीं 40 to 50% के आसपास कहीं ना कहीं भारत जो यूएस को एक्सपोर्ट कर रहा है उसमें कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा, नुकसान होगा भारत को। लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट्स की अगर बात करें, इनफैक्ट अगर यूएस की ही थिंक टैंक टैंक की बात करते हैं, तो उन्होंने कहा कि भारत की इस साल भी इकोनॉमी जो है 6.5% से ही ग्रोथ करेगी और इंडिया की इकोनॉमी पे कोई खास फर्क इस टैरिफ से नहीं पड़ेगा। लेकिन भारत के लिए तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि 40 से 50% जो है वो इंडिया को जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूएस को, उसमें इंडिया को नुकसान हो सकता है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंटली अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम में, आप पिक्चर में देख सकते हैं कि इंडिया वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर बन चुका है। और अगर हम एप्पल की बात करते हैं तो लगभग 44% ऑफ एप्पल यानी कि आईफोन यूएस का जो है वो इंडिया उन्हें उन्हें जो है भेज रहा है। एक मिनट। हाँ, ये मैंने जो बात बोली बिल्कुल सही बोली। बिकॉज बिकॉज एप्पल ने अपने यहाँ पे फैक्ट्रीज लगाई हैं, इंडस्ट्रीज लगाई हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ हो रही है, या कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ असेंबलिंग भी हो रही है, और भारत उनको एक्सपोर्ट कर रहा है यूएस में। तो कहीं ना कहीं जो भारत एक्सपोर्ट
कर रहा है यूएस में, वो भी अब महंगा हो जाएगा। तो ये भी एक भारत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके साथ साथ हम जानते हैं कि इंडिया जो है वर्ल्ड का फार्मास्यूटिकल हब है, या कह सकते हैं कि जेनरिक मेडिसिन का हब है। और इंडिया जो है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जेनरिक मेडिसिन बनाता है। औ- और उसके साथ साथ ये 40 to 65% ऑफ जेनरिक मेडिसिन जो है वो यूएस को एक्सपोर्ट किया करता है। तो कहीं ना कहीं इस पे भी इस टैरिफ की वजह से हैम्पर होगा। ठीक है, इसके आगे की हम लोग अब बात करते हैं। कहीं ना कहीं जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, क्योंकि इंडिया जितना भी एक्सपोर्ट टेक्सटाइल का करता है उसका एक बहुत बड़ा भाग, एक मेजर भाग जो है यूएस को एक्सपोर्ट करता है। और अगर हम जेम्स एंड ज्वेलरी की बात करें तो इंडिया के लिए यूएस सबसे बड़ा मार्केट है जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए। तो सबसे ज़्यादा जो हैम्पर हो रहे हैं हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो जेम्स एंड ज्वेलरी है, टेक्सटाइल है, फार्मास्यूटिकल है, और एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज हैम्पर होंगी इस टैरिफ की वजह से। ठीक है, तो आइए हम लोग इसके आगे की बात करते हैं। हाँ, अब हम देखते हैं कि भारत का रिस्पांस क्या रहा इस टैरिफ के लिए। तो उसमें हम देखते हैं तो भारत ने इसे बोला कि ये टैरिफ पूरी तरह से गलत है, दिस इज नॉट फेयर, नॉट जस्टिफाइड, और इसका कोई रीजन नहीं है, दिस इज अनरीजनेबल। इंडिया ने ये बोल के स्ट्रांगली इस टैरिफ को कंडेम किया है और बोला है कि इसके लिए हम सभी रिक्वायर्ड मेजर्स लेंगे। और उसके साथ साथ भारत यूएस के साथ अभी डायलॉग में बिजी है और बातचीत चल रही है, डिप्लोमेटिक लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे बातचीत हो रही है, और लगभग 6 राउंड्स ऑफ टॉक जो हैं वो हो चुकी हैं। उसके साथ साथ हम लोग अगर देखते हैं तो भारत ने बहुत सारी कंट्रीज के साथ एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑलरेडी कर चुका है। लगभग 13 कंट्रीज के साथ एफटीए भारत जो है ऑलरेडी कर चुका है, और रिसेंटली इसने यूके के साथ भी एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। ठीक है, इसके आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो भारत अपने एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं डिफरेंट डिफरेंट, जिसमें कि पीएलआई यानी कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स भी है, जिसकी वजह से भारत का एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज होना चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो भारत अपने लॉजिस्टिक्स को इम्प्रूव कर रहा है। भारत अपने क्रेडिट रेटिंग, एक्सपोर्ट, इंश्योरेंस, एमएसएमई, ये सारे सेक्टर्स को इम्प्रूव करने में लगा है। भारत स्किल डेवलपमेंट में भी लगा हुआ है, और लगभग लगभग कह सकते हैं कि 1 करोड़ 19 लाख एमएसएमईज में इन्होंने क्रेडिट गारंटी दी है, यानी इन्हें लोन्स दिए हैं। हाँ, उसके साथ साथ हम लोग अगर बात करते हैं तो डब्ल्यूटीओ के जो डिस्प्यूट्स थे भारत में, उसे भी इंडिया अब सॉल्व करने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है। ठीक है, इसके आगे अगर हम बात करते हैं तो भारत ने जो जो एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है G20, वहां पे भी अपनी पोजीशन को बहुत ज्यादा स्ट्रांग किया है। और उसके साथ अगर हम देखें तो यूके के साथ हमने सीईटीए यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, जो एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से भी एक लेवल ऊपर है। तो इससे भी कहीं ना कहीं हमें रूट मिलेगा ट्रेड के लिए, कि हम लोग यूएस के अलावा और भी बहुत सारी जगहों पर अपना ट्रेड बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा के बारे में बात कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ये जो डेटा आपके सामने है ये दिसंबर 2022 से लेकर जून 2025 तक का है। हम लोग यूरोपियन यूनियन की इसमें बात कर रहे हैं, ईयू की बात कर रहे हैं इसमें। यूरोपियन यूनियन हमेशा से ही कहीं ना कहीं यूएस के साथ रहा है और यूएस ने उसे सेफगार्ड दिया है। ठीक है, लेकिन वही यूरोपियन यूनियन और वही यूएस जो इंडिया को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आप जो है रशिया से पेट्रोलियम खरीद रहे हैं, ऑयल खरीद रहे हैं आप वहां से, इसलिए आपके ऊपर टैरिफ क्यों ना लगाया जाए, और उसी आप जो ऑयल के लिए उन्हें पे कर रहे हैं रशिया को, उससे रशिया बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, और उसी पैसों से
उसी पैसों से रशिया जो है बहुत ज्यादा यूक्रेन में तबाही मचा रहा है, बेकसूर लोग मर रहे हैं, ऐसा इन्होंने आरोप लगाया यूएसए वालों ने। और कहीं ना कहीं अभी लगभग 3 4 5 महीने पहले हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर श्री एस जयशंकर साहब से यूरोपियन मीडिया ने भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन पूछा। तो उसमें एक डेटा को मैं कोट करना चाहता हूं कि 2022 से जून 2025 के बीच में अगर हम बात करते हैं तो आ, रशिया से लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो है लगभग लगभग 51% के आसपास यूरोपियन यूनियन खरीद रही है। अब आप सोचिए कि यूरोपियन यूनियन रशिया से लिक्विफाइड नेचुरल गैस थोड़ा मोड़ा नहीं खरीद रही, 51% के आसपास खरीद रही है। और उसके साथ साथ अगर हम पाइपलाइन गैस की बात करें तो वो भी 37% तक ले रही है। लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा, यूरोपियन यूनियन के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। और अगर देखें तो चाइना भी 47% के आसपास गैस रशिया से खरीद रहा है, लेकिन चाइना को आंख नहीं दिखाई जा सकती, बिकॉज चाइना जो है आज वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब है। लेकिन आंख सिर्फ और सिर्फ भारत, जो लगभग 35% के आसपास ऑयल खरीद रहा है, उसे आंख दिखाई जा रही है। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये भी देख सकते हैं कि पीएम मोदी अभी जब G7 में गए थे तो वहां भी उसके रास्ते में बहुत सारे कंट्रीज में होते हुए गए, जैसे साइप्रस गए, क्रोशिया गए। वहां भी कहीं ना कहीं हम लोग अपने ट्रेड को, एक्सपोर्ट को बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। और हम लोग देख सकते हैं कि एक कंपनी है बहुत इंपॉर्टेंट यूएस की, टेस्ला। इसने अपना दूसरा शोरूम अब मुंबई के बाद दिल्ली में खोल दिया है। और कहीं ना कहीं वहीं पे एलन मस्क साहब ने ये भी घोषणा करी है कि मैं डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट एक थर्ड पार्टी खोलूंगा जिसका नाम है अमेरिकन पार्टी। और उसके साथ साथ आप ये भी जानते हैं कि एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, फ्लिपकार्ट, इनकी जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं, इनका इंडिया में इतना बड़ा मार्केट है। तो अगर यूएस अगर इंडिया पे टैरिफ लगाता है तो कहीं ना कहीं ये सारी कंपनीज का इंटरेस्ट हैम्पर होगा। और ये कोई छोटे मोटे लोग तो है नहीं, ये यूएस की गवर्नमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन रखते हैं और ये ताकत रखते हैं कि यूएस की गवर्नमेंट को शेक किया जा सके, उन्हें हिलाया जा सके। तो ये सारे के सारे लोग कहीं ना कहीं इंडिया के फेवर में हैं। तो इससे भी कहीं ना कहीं यूएस के ऊपर धीरे धीरे प्रेशर बन रहा है। हम लोग और आगे देखते हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि इंडिया में लोग व्हाट्सएप स्टेटस लगा रहे थे, कैंपेन्स कर रहे थे और बोल रहे थे कि यूएस की जितनी भी कंपनीज हैं उनका बॉयकॉट करना चाहिए। फ्लिपकार्ट का बॉयकॉट करो, कोको कोला का बॉयकॉट करो, पेप्सी का बॉयकॉट करो, अमेजन का बॉयकॉट करो, ये सारी बातें, मैकडोनल्ड्स का बॉयकॉट करो और स्टारबक्स का बॉयकॉट करो, ये सारी बातें भारत में हो रही थी। लोग अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा रहे थे, सोशल मीडिया में स्टेटस लगा रहे थे। और उसके साथ साथ हमारे देश के पीएम ने भी इशारा किया इस बार की 15 अगस्त की स्पीच में कि हमें मेक इन इंडिया बढ़ाना चाहिए। और मैं भारत के युवाओं से अपील करता हूं कि क्यों ना हम अपना खुद का सोशल मीडिया बनाएं, अपनी खुद की फेसबुक बनाएं, अपना खुद का ट्विटर बनाएं, जैसे कि चाइना भी ने भी बनाया। आप लोग को तो शायद ये बात मालूम होगी कि चाइना जो है वो अपना खुद का सोशल मीडिया यूज करता है। यूएस के जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, चाइना उन्हें यूज नहीं करता है। ठीक है, इसके आगे आते हैं हम लोग। और और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है कि रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी यूएस के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं कि वो इंडिया पे टैरिफ ना लगाएं। इसके आगे अब हम देखते हैं कि इंडिया कर सकता है इस टैरिफ को रोकने के लिए। इसके अंदर सबसे पहली चीज तो है कि बाइलेटरल डायलॉग्स जो है इंडिया को बढ़ाने चाहिए, जिसमें कि हमारी ट्रेड पॉलिसी में हमें कुछ कुछ चेंजेस करने चाहिए। उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिसे कि इनकरेज करना चाहिए, जैसे फार्मास्यूटिकल हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इन सबको एक्सेलरेट करना चाहिए। उसके साथ साथ हमें और भी कंट्रीज के साथ एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स करना चाहिए, जैसे कि
हमारे अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन यूनियन है, इंडिया को अपने मार्केट का एक्सेस यहाँ बढ़ाना चाहिए। ऐसा किया जा सकता है। यूएस ने जो टैरिफ लगाया है उसके अगेंस्ट, या उसका उसका एक ऑल्टरनेटिव रूट है, उसका एक ऑल्टरनेटिव वे है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि हमें रुपीस बेस्ड ट्रेड को बढ़ाना चाहिए। हमें डॉलर में कम से कम ट्रेड करके रुपीस में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करना चाहिए, ताकि हमारी डॉलर पे डिपेंडेंसी कम हो सके और रुपीस की वैल्यू बढ़ सके। उसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, हमें आत्मनिर्भर भारत और प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, मेक इन इंडिया जैसी स्कीम्स को भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए, जिससे इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की ओर अग्रसर हो। आइए और देखते हैं। इसके साथ साथ हमें अपनी इंडस्ट्रीज को मॉडर्नाइज करना चाहिए और ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट करना चाहिए हमें। ठीक है, और उसके साथ साथ हमें अपनी जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं उसे और ज़्यादा स्ट्रेंथन भी करने की ज़रूरत है, और जो जियो पॉलिटिकल अलाइंसेस हैं उसे भी लिवरेज देना चाहिए, उसे भी इम्पोर्टेंस देना चाहिए। उसके साथ साथ हमें कुछ भारत की पॉलिसीज़ में रिफॉर्म्स लाने चाहिए, जिससे हमारे वर्ल्ड के और कंट्रीज़ के साथ रिलेशंस अच्छा हो, ट्रेड अच्छा हो सके। तो ये एक मेरा प्रेजेंटेशन था आपके लिए। आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना, बहुत पेशेंसली सुना, इसके लिए आई एम रियली वेरी थैंकफुल। और मैं आप लोगों से एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि यूएस ने जो भी गेम खेल रखा है, ये कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि 8-10 दिन में, 15 दिन में इसका एक रिजल्ट आ जाएगा, इसका एक कंक्लूजन आ जाएगा। और यूएस जो है या तो सारा टैरिफ हटा देगा इंडिया के ऊपर से, या तो टैरिफ मिनिमम ले आएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि यूएस के जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वो पॉलिटिशियंस को चैन से जीने नहीं देंगे, बिकॉज इंडिया का बहुत बड़ा रोल है यूएस में, यूएस की पॉलिटिक्स में, यूएस की इकोनॉमी में। और जो यूएस के बड़े बड़े कंपनीज हैं, उनका इंडिया में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, इंडियन मार्केट को एक्सेस करने में बहुत प्रॉफिट है। सो कहीं ना कहीं यूएस हमेशा से चाहता है, और कहीं ना कहीं चाइना वाला जो फैक्टर है उसे भी काउंटर करने के लिए यूएस इंडिया को इनकरेज ही करना चाहता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये टैरिफ ज़्यादा दिन तक रहेगा इंडिया पे। हफ्ते 10 दिन, 2 हफ्ते, 15-20 दिन में इसे लिफ्ट कर लिया जाएगा या मिनिमम कर लिया जाएगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। और जहां तक मैं उम्मीद कर रहा हूं ऐसा होना भी चाहिए। तो एक बार फिर से मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूं। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को इतने ध्यान से, इतने पेशेंस से देखा, इसके लिए थैंक यू सो मच। और प्लीज़ 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 लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ड्रीमर्स आईएएस पीसीएस। थैंक यू सो मच।